नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में सियासी दलों की तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी की जा रही है, वैसे वैसे कड़कड़ाती ठंड के बीच सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी अब तक 197 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। माना जा रहा है कि आज करीब 150 और सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी भी 159 प्रत्याशियों की सूची में सामाजिक समीकरण पर पूरा ध्यान दे चुकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगामी विधानसभा चुनाव में महिला सशक्तिकरण को बड़ा मुद्दा बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 176 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं, जिनमें 66 महिला उम्मीदवार हैं। बसपा की ओर से भी अभी 104 सीटों का ऐलान किया गया है, जिसमें 37 सीटों पर मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया गया है, जबकि सपा गठबंधन ने अब तक करीब 180 सीटों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 36 सीटों पर उम्मीदवार मुस्लिम चेहरे हैं। वहीं कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका तब लगा जब कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनाए गए आरपीएन सिंह ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। ये और इससे और ज्यादा राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। किस किस रूप में ये सामने आ रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश लाइव में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव कपासिया हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ हैं, कृष्ण मोहन पांडे हैं भारतीय जनता पार्टी से, अभिषेक वाजपेयी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ, और आस्था तिवारी हैं कांग्रेस पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। संजीव, आपसे गुजारिश, कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करें और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति किस मुहाने पर खड़ी है, और आने वाले दिन जब चुनावी जब घमासान शुरू होगा तो उस घमासान के बीच कौन सा योद्धा कहां कितना किस मजबूत स्थिति में खड़ा है, इसके बारे में बता करके आप शुरू करें। संजीव। बिल्कुल अरुण, देखिए अपनी सुविधा के अनुसार उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता दल बदल रहे हैं। आज आरपीएन सिंह ने पार्टी बदल दी, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे चरण तक के उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट लगभग सभी सियासी दल उत्तर प्रदेश के कर चुके हैं और अब सारा फोकस चुनाव प्रचार को लेकर उत्तर प्रदेश में है। कोरोना काल में चुनाव है अरुण, तो कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखना भी जरूरी है, लोगों की जान की चिंता भी करना जरूरी है। इसी पर बात करेंगे और सबसे पहला सवाल हम कृष्ण मोहन पांडे जी से लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और कृष्ण मोहन जी, आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड और लखनऊ से सटा जो इलाका है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है? खास तौर से कोरोना काल में चुनाव है, आपको लगता है कि पार्टी की बात आम कार्यकर्ता आम वोटर तक पहुंचेगी इस चुनाव में? संजीव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आज ये चुनाव आया हुआ है और पूरे देश बाकी सारे संगठनों के लिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 वर्ष तक जनता के बीच में रहा है, जन सरोकार के जो मुद्दे उनको उठाता रहा और जन विश्वास और जनता के लिए जो भी सुविधाएं हैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र राज्य सरकार द्वारा जो दिए गए हैं उनके तक पहुंचाने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है। और जो भी बेहतर मुद्दे हो सकते हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हो, उसको सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। तो हमारा जो टू वे रिलेशनशिप है ये बरकरार था। तो ये तो आज चुनाव है, हम जनता के पास जाना हमारी जिम्मेदारी है, परंतु 5 वर्षों तक लगातार गए हैं और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ है। और इसलिए पुनः एक बार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद देकर उत्तर प्रदेश की जनता हमको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और कृष्ण मोहन जी, आप लगातार इस बात को हमारे चैनल के माध्यम से कहते रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे उठाते रहे हैं कि हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम है, तमाम नेताओं का बड़ा हुजूम है, तो फिर बाहरी नेताओं को लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज ही आरपीएन सिंह को शामिल कर लिया, मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा को शामिल कर लिया, कांग्रेस के पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य को शामिल कर लिया। ऐसे तमाम नाम है जिनको बाहर से आपको लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है फिर? देखिए, एक क्या है कि जब कोई बड़ा दल होता है, कोई भी दल होता है, बेहतर कार्य करता है, तो उससे प्रभावित होकर ढेर सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो ये जितने लोग हैं, उप पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासनिक व्यवस्था, बेहतर दृष्टिकोण और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के क्रियाकलाप को, देश के बेहतर व्यवस्था को और राष्ट्रवाद को जिस तरह से वो आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर ये सारे लोग यदि भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का स्वागत कर रही है और स्वागत होना भी चाहिए। ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं भारतीय जनता पार्टी में जवाब ले लेते हैं आपकी बात का। अभिषेक हैं, अभिषेक बहुत तेजतर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं और आस्था तिवारी बैठी हैं, इनके पुराने साथी रहे हैं। क्या लगता है अभिषेक आपको कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और लखनऊ से सटे इलाके के टिकट की अनाउंसमेंट हो चुकी है,
समाजवादी पार्टी के मुखिया कह चुके हैं कि उनके पास जो ऑनलाइन प्रचार होना है, डिजिटली प्रचार होना है, उसकी सुख सुविधाएं कम है। क्या आपको लगता है कि आप अपनी बात आम वोटर तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी फौज तैयार की है, अमित शाह खुद पर्चे बांट रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम के कई दौरे कर चुके हैं, खुद जेपी नड्डा कई दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उस इलाके में थे। आपके नेता कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं अभिषेक इस पूरे मामले में। देखिए, मैं आपकी प्रश्न का संजीव जी उत्तर दूं तो उसके पहले मैं हमारे मित्र कृष्ण मोहन पांडे जी की बात का जवाब देता हूं। अभी ये कह रहे थे कि जनता के पास जाना इनकी जिम्मेदारी है और जनता के जन सरोकार के मुद्दों को उठाते रहते हैं। अगर उठाते रहते हैं तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को क्यों इतना विरोध झेलना पड़ा? इनके विधायक जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो पहन के तो कुर्ते सही सलामत जाते हैं, तो जब आते हैं तो फटे पुराने टाइप से बन करके आते हैं। ऐसा क्यों? इतना विरोध आखिर क्यों है? आखिर इतना विरोध क्यों है जब ये अपने क्षेत्रों में काम करते जन सरोकार के मुद्दों को उठाते रहते हैं? अगर उठाते रहते तो इनके पास जवाब क्यों नहीं होता है जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब देने के लिए? संकल्प पत्र में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि 20,000 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री सिंचाई फंड से देंगे, 500 करोड़ रुपए इन्होंने बोला था कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए देंगे, जो हमारे देश की धरोहर संस्कृत भाषा उसके लिए मदन मोहन मालवीय संस्कृत महाविद्यालय बनवाएंगे, और जो स्टाफ नर्सों की जो भर्तियां थी उनके लिए भर्ती करवाएंगे, और जो किसानों के लिए खुद माना मुख्यमंत्री जी ने कि 25 रुपए में जो प्रति यूनिट मिलती थी वो 80 रुपये हो गई है, 150 रुपए हॉर्स पावर प्रति माह वाला वो 180 रुपए के आसपास हो गया। खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने माना है। तो आपने जनता से जुड़े सरोकार पे काम कब किया है? आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से आज भी आप इतना विरोध झेल रहे हैं, उसके बावजूद आप इस तरीके से ताना बाना बुन रहे हैं। लेकिन अभिषेक जी छोटी बहू से हमारी बात अभी हुई थी 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में अब समाजवाद नहीं रहा, लोकतंत्र नहीं है, किसी की अखिलेश जी सुनते नहीं हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की अवधारणा पर आगे बढ़ रही है, देश का नाम हो रहा है और पूरी दुनिया में भारत को फिर लोग विश्व गुरु के नाम से जानेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इतने बड़े पॉलिटिकल परिवार की बहू, मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू यदि ये बात कहती है तो उसके मायने हैं अभिषेक? देखिए संजीव जी, आप भारत को विश्व गुरु की बात बता रहे हैं। क्या अभी जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज छपी हुई थी अर्थव्यवस्था को लेकर के भारत के, तो वो कौन से कगार पे खड़ी है या किसी से छुपा नहीं हुआ है? और टाइम्स ऑफ इंडिया पे बाकायदा उन्होंने एक एडिशन में ये निकाला हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा फेल्योर था जो ये प्रोजेक्ट इन्होंने चालू किए। मेरे पास पेपर कटिंग भी है उसकी, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं भेज सकता हूँ। तो कौन से विश्व गुरु की आप बात करते हैं? जब हम लोगों की भुखमरी दूर नहीं कर पा रहे तो हम विश्व गुरु बनकर के क्या करेंगे? हम कौन से पैमाने पर देखेंगे? जब आप बताइए, कोविड काल में ये जो दृश्य हुआ ये कोई भूल नहीं सकता है। क्या जब हैजा आया था तब दृश्य क्या था? जब कालरा आया था तब क्या था? लेकिन तब इस तरीके से नहीं था। सारे देश की जनता ने मिलजुल करके काम किया था। लोग सत्ता के भूखे नहीं थे। जो ये लोग लेकिन अभिषेक पांडे जी तो कह रहे हैं इनकी सरकार ने काम किया है उत्तर प्रदेश में। अरे आपको नजर क्यों नहीं आता? कौन चश्मा है आपके पास? इन्होंने काम किया है संजीव जी, इन्होंने काम किया। इन्होंने काम ये किया कि जब कोरोना टाइम चला तो मध्य प्रदेश में सरकार बनवाने के लिए इन्होंने लोगों को मौत के मुंह तक झोंक दिया, जब तक कि वहां शपथ ग्रहण नहीं करवा दिया। उत्तर प्रदेश जल रहा था, खून के आंसू रो रहा था, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाकर के प्रचार पश्चिम बंगाल में कर रहे थे। और तो और जब शमशान घाटों पे जगह नहीं मिली तो लोग जान ना पाए तो उसको बाहर से हटवाने का काम कर रहे थे। तो ये लोग ऐसे छल कपट के लोग हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसा आपका प्रश्न था, देखिए ये वही लोग हैं जो अभी तक समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते थे कि ये सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जिसने जनता के बीच जा करके काम किया होगा, हम सिर्फ उसी को टिकट देंगे, उसके अलावा किसी को नहीं देंगे। अगर हमारे परिवार को कोई व्यक्ति है जिसने जनता के बीच काम किया है, तो मुझे लगता है कि पारिवारिक जिस तरीके से अब बयानबाजियां भी सामने आई हैं और अब परिवार बढ़ने की बात अभी कृष्ण मोहन पांडे भी कर रहे थे कि हमारा परिवार जो है बढ़ रहा है, बड़ी पार्टी है, जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग उससे प्रभावित होकर आ रहे हैं। और मुझे याद है
कि इसी कार्यक्रम में, इसी चर्चा के दौरान जब बीजेपी के विधायक और मंत्री सपा में जा रहे थे, तब वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग मौका परस्त होते हैं। तो अब वो उन्हें, जो उनकी पार्टी में आ रहे हैं, उन्हें मौका परस्त वो लोग नहीं लग रहे हैं। आस्था तिवारी हमारे साथ हैं। आस्था जी, तो क्या ये लोग जो अब निकल करके जा रहे हैं, ये आपके कांग्रेस पार्टी का नुकसान आप देख रही हैं इसमें, या फिर आपको भी लगता है कि मौका परस्त लोग हैं जो छोड़ करके जा रहे हैं? चलिए, आस्था जी से हम जुड़ेंगे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कृष्ण मोहन पांडे, यही सवाल मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं। जब आपकी पार्टी से लोग जा रहे थे तो आप कह रहे थे, यही शब्द कि आपने कहे थे कि ये मौका परस्त लोग हैं जो छोड़कर आज जा रहे हैं, इनको मौका चाहिए कि और कहीं से कोई फायदा मिल गया तो वहां जा रहे हैं। आज जब आपकी पार्टी में आरपीएन सिंह आए हैं तो आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जब कुछ अच्छा काम कर रही है तो लोग प्रभावित होकर आ रहे हैं, तो प्रभावित होकर दूसरी जगह भी तो जा सकते हैं, या फिर मौका परस्त आपके पास भी आ सकते हैं। जो लोग, आप किससे चर्चा कर रहे हैं? आपसे, कृष्ण मोहन जी, आपसे। अच्छा जी, जो लोग, ये आप देखिए, जो आने जाने वाले लोग हैं, इन लोगों के इतिहास को देखना होगा। यदि हम ये चर्चा जो किए थे, और हम सारे लोग साथ में थे उस दिन चर्चा के लिए, तो मेरे कहने का उद्देश्य उन लोगों पर था जो लोग पहले लोकदल में थे, लोकदल से बसपा में हुए, बसपा से भाजपा में हुए, भाजपा से सपा में गए। तो इनका एक ये मौका परस्त लोग हैं, इनकी एक पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल ऐसे लोगों को पहचानते हैं कि वो लोग कौन है जिनका सिर्फ दल बदलना काम है। कुछ इसका मतलब तो कृष्ण मोहन जी, आप ये कहना चाहते हैं कि आपके नेताओं से स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा में लेने में भूल हुई, चूक हुई, आप पहचान नहीं पाए मौका परस्त लोगों को, 5 साल मलाई काटी और अब सपा में चले गए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पे उतना ही विश्वास किया जितना विश्वास करने की जरूरत थी। वो ऐसा लगता है कि जब देखिए, ये मुझे लगता है कि राजनीति में और खासतौर पर चुनावी राजनीति में जब चुनाव नजदीक होते हैं तो भाषाएं जो हैं वो अलग अलग मायने रखती हैं, बयान भी अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में आ रहे होंगे तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को तब भी ये लग रहा हो, या फिर कोई दूसरे दल ये कह रहे हो कि ये मौका परस्त लोग हैं जो एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं। और अब जो है भारतीय, ये चुनावी राजनीति में इस तरीके से बयानों को अक्सर हमने बदलते देखा है। अब आस्था तिवारी, आपसे ये जो परिस्थितियां हैं, अब आरपीएन सिंह आप बीजेपी में चले जाना, ये तो कांग्रेस, हम आपसे भी बात कर रहे थे उस दिन भी, आप भी ये कह रही थी कि भाई हमारी पार्टी में तो लोग जो हैं, हम सिर्फ काम पर आधारित और मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोग तो निकल रहे हैं, लोगों को लगता है मुद्दे आपके रास नहीं आ रहे हैं, आपके ही बड़े नेताओं को। देखिए, हमारे मुद्दे हमारे प्रदेश की जनता को रास आए, ये हमारे लिए ज्यादा आवश्यक है। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्टता के साथ ये बात काफी पहले से कही है कि जो भी नेता, हमारी ये जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है, और जो भी नेता इस लड़ाई में हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते वो स्वतंत्र हैं पार्टी छोड़ करके जाने के लिए। हमें इस लड़ाई में निडर लोगों की आवश्यकता है, और जो भी कोई व्यक्ति निडरता के साथ हमारे साथ इस लड़ाई में खड़ा हो सकता है। ये लड़ाई जो कि सांप्रदायिकता बनाम विकास की लड़ाई है, ये लड़ाई जो कि नफरत बनाम प्यार की लड़ाई है, ये लड़ाई जो कि गांधी बनाम गोडसे की लड़ाई है, उस लड़ाई में अगर जो भी नेता हमारे साथ निडरता के साथ खड़ा हो सकता है उसका स्वागत है, और जो छोड़कर जाना चाहता है वो स्वतंत्र है छोड़ करके जाने के लिए। लेकिन आस्था सवाल ये भी खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी इतनी पुरजोर तरीके से एक्टिव है और इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जाएंगे तो उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल तो खड़ा होगा। जब आप अपने परिवार को नहीं समेट पा रहे हैं, अपने परिवार का नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश के जो 25 करोड़ की आबादी है उसका नेतृत्व कैसे करेंगे? ये सवाल तो खड़ा होता है ना आस्था। बड़े नेता पार्टी छोड़ करके जाते हैं तब नेतृत्व की क्षमता पर सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि बड़े नेता अपने फायदों को देख करके पार्टी छोड़ करके जाते हैं। जब कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके जाए तब सवाल उठना चाहिए किसी के नेतृत्व की क्षमता पर। मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और मैं जब तक, मैं ये अपने दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं जब तक कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हूँ तब तक मेरे नेताओं पर मैं कोई सवाल नहीं उठने दूंगी। लेकिन आस्था, एक सवाल तो ये भी है जो अभी संजीव पूछ रहे थे, वो ठीक है कि नेतृत्व के ऊपर चलिएगा, आप कह रही हैं कि भाई नेतृत्व पर जब तक सवाल न उठे जब तक कार्यकर्ता न जाए, लेकिन एक बात बताएं कि तमाम नेता अपने आप को कार्यकर्ता ही कहते हैं, और एक कोई भी नेता पार्टी के अंदर वो तो होता तो कार्यकर्ता ही है, लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये बात ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी अकेली कह रही हैं, और साथ में उनके लड़ने के लिए जो और योद्धा होने चाहिए उनको लगता है कि भाई हमें कुछ पूछा नहीं जा रहा, अब लड़की जो है वो खुद ही अकेले ही लड़े तो ज्यादा बेहतर है, हम चलें अपना और कुछ देखें।
तो क्या ऐसी परिस्थितियां नहीं बन रही हैं? और लड़ सकती हूँ का जो नारा हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने दिया और उससे बहुत सारी महिलाओं को प्रभावित होकर के उन्होंने आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ उन महिलाओं को खास तौर से टिकट दिए गए हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, और इस संघर्ष सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन का ही संघर्ष नहीं, इन्होंने सरकार के खिलाफ भी संघर्ष किया है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है लखीमपुर में जो रितु सिंह थी वो, कि जिस तरीके से वो जब ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने जा रही थी और उनके साथ उनकी साड़ी को खींच करके उनके साथ चीरहरण का प्रयास किया गया था, उस महिला को हमने टिकट दिया है। और लेकिन प्रियंका मोर जो पोस्टर गर्ल थी आपकी, वो तो साथ छोड़ गई ना, आपकी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, भाजपा के साथ चली गई। काम करेंगे, हमसे समाज जुड़ रहा है और आरोप ये है कि पैसे लेके टिकट दे रही है कांग्रेस। की कोशिश कर रहे हैं, हम जनता को जोड़ रहे हैं अपने साथ। आस्था, जिस महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान की बात आप कर रही हैं, आपकी थीम गर्ल थी, पोस्टर गर्ल थी प्रियंका मोर, कह रही है कि कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं, भाजपा ही हो गई है आजकल। किसी को टिकट नहीं मिलता है, ये हकीकत है, ये बहुत बड़ी हकीकत है और सभी राजनीतिक दलों की हकीकत है। जब किसी को टिकट नहीं मिलता है तो वो इसी तरीके के आरोप लगा करके जाता है। उनको टिकट चाहिए था, वो इस उम्मीद में थे कि उनका चेहरा इस्तेमाल किया गया है पार्टी के चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आस्था एक सवाल आपसे, चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं, मैं अभिषेक वाजपेयी आपके पास आ रहा हूँ, अभिषेक वाजपेयी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आस्था एक सवाल उसमें छोटा सा ये, किसी और दल में जाता है या भाजपा का भी कोई छोड़ छोटा सा सवाल ये, मैं अभिषेक के पास जाऊँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल ये है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लीजिए ना, आपको आवाज आ रही होगी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कैंपेन, ये स्लोगन और ये जो भी आप नारा दे रही हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए है या फिर कांग्रेस अपना एक व्यू बना करके चल रही है कि भाई अब महिलाओं को आगे लाया जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश में ही आगे लाया जाएगा या पंजाब में भी और दूसरे राज्यों में भी आगे लाने की बात होगी? कांग्रेस वहां नहीं हो रहा है। ये बात बोल दिया, बात हमने उत्तर प्रदेश से करी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी क्या उत्तर प्रदेश में इसलिए कि उत्तर प्रदेश में खोने के लिए कुछ भी नहीं है क्या? इसलिए जी क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में इसीलिए क्या यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है? ये कोई बात ही नहीं है कि खोने के लिए कुछ नहीं है। हम तो वैसे भी, तो फिर पंजाब में ये एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं है? ये तो हकीकत है। पंजाब में ये एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं? वहां तो सरकार में है। कि हम यहाँ पर ठीक है, अभिषेक के पास चलिए। अभिषेक ये कह रहे थे कृष्ण मोहन पांडे, आपने इनकी पूरी बात सुनी थी, मैं सवाल दोहराऊं, आप जवाब दीजिए। नहीं, आप सवाल पुनः दोहरा दे तो मैं जवाब देता हूँ। कृष्ण मोहन पांडे जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उनका जो कुनबा बढ़ रहा है वो उनकी विचारधारा के साथ लोग आ रहे हैं। इसके अलावा हमने उनसे सवाल किया था कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे तब आपको नेतृत्व को नहीं पता था कि ये मौका परस्त लोग हैं? तो इन्होंने कहा कि उनको हमने मंत्रालय जो अच्छा था वो नहीं दिया, इनका साफ तौर पर इशारा इस तरफ था। देखिए, ये तो बड़ा ही हास्यास्पद बात है संजीव जी। देखिए, जब जैसा कि अभी आप कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे थे कि उनके यहाँ से पोस्टर जल गई, तो मुझे लगता है कि ये मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान ना हो उस पार्टी में वो गई है, भारतीय जनता पार्टी में, जहाँ पे आपने खुद देखा कि स्वाति सिंह का जो ऑडियो वायरल हुआ कि कैसे इनके प्रदेश के उपाध्यक्ष कैसे कैसी प्रताड़ना देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य मंत्री, जो प्रदेश का राज्य मंत्री हो, वो खुद सुरक्षित नहीं, वो महिलाओं को क्या सुरक्षित कर सकती है? नंबर एक बात तो आप इसी से पांडे जी की कथन का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वो ये बात मैं जरूर मानता हूं, इनके पास एक ऐसी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और ऐसा भगवान के पास गंगा जल का पात्र ला करके रखा गया है कि इनकी पार्टी में जब कोई आता है तो उसके दिया जाता है कि वो उससे बड़ा शुद्ध आदमी, उससे बड़ा सात्विक आदमी कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अभिषेक यहाँ सवाल ये भी बनता है, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बातें करती है कि अपने काडर के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, आरएसएस के लोगों को बैकडोर से एंट्री दी जाती है, क्या साथी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे के इस बयान से इस बात को बल नहीं मिलता है? देखिए, कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़। जब इनको कोई किसी, अगर आप इनकी बात कह लिए तो राजनाथ सिंह जी अपने बेटे के लिए क्यों टिकट मांगते हैं, क्यों वो नाराज हो गए, क्यों परिवारवाद आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बेटे के लिए क्यों टिकट मांगा,
या फिर आप देख लीजिए इनके पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और जो मौजूदा समय में राजनाथ सिंह का बेटा संगठन में 10 वर्ष काम किया, तब उसके बाद से आया, परंतु आपके परिवार में, सैफई परिवार में जो लड़का जवान होता है, जो सैफई परिवार में जो 25 वर्ष का होता है वो सांसद होता है, विधायक होता है, और जो कुछ नहीं होता है ब्लॉक प्रमुख होता है। चलिए मैं इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर लेकर के जा रहा हूँ। कृष्ण मोहन पांडे, अभिषेक वाजपेयी, कृष्ण मोहन पांडे इस चर्चा को इसके अंतिम पड़ाव पर लेकर के जा रहे हैं, चर्चा के अंतिम पड़ाव पर जा रहे हैं। कृष्ण मोहन पांडे आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए ऐसे बात समझ नहीं आएगी सर, कुछ नहीं होगा इसकी गारंटी है, ऐसे बात समझ नहीं आएगी। मुख्यमंत्री जी को क्या चलिए ठीक है अभिषेक जी, ठीक है कृष्ण मोहन जी, इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर अब हम जा रहे हैं। आपसे मैं कृष्ण मोहन जी अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ। बात ठीक है, कौन कहाँ कैसे चला गया, कौन आ गया, किसके पास कौन चला गया, कौन आ गया, इस पे अब हम और आगे भी, क्योंकि अभी परिस्थितियां और बनेंगी तब भी करते रहेंगे, लेकिन अब इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर मुद्दों पर मैं चाहता हूं बात हो जाए। कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जनता बीजेपी को फिर चुने, किन वजहों से? कृष्ण मोहन पांडे। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है, जनता के मुद्दों पर काम करने वाली पार्टी है, और उत्तर प्रदेश की जनता सदैव विकास के दृष्टि को कार्य करती है, विकास के मुद्दों पर जो चुनाव लड़ेगी और हमें वोट करेगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सख्त प्रशासन को, भारतीय जनता पार्टी के बेहतर रोड स्ट्रक्चर को, भारतीय जनता पार्टी के 24 घंटा बिजली को, शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को, और उत्तर प्रदेश को जो बलिया का लड़का बेल्जियम के सपना देके और गाजीपुर का लड़का कनाडा जैसे व्यवस्थाओं को सपना देखकर और उसकी पूर्ति उत्तर प्रदेश में हो, इस दृष्टि का जो विकास रखता है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। 80 बनाम 20 के जो परिकल्पना है, 80% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को विकास की दृष्टि लेकर विकास की पथ पर उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, और 20% वो है जो आईटी सेक्टर लगाना चाहते हैं। तो नहीं है कृष्ण मोहन जी, 80-20 में कुछ छुपा हुआ तो नहीं है ना? 80-20 में जो आप कह रहे हैं वही है या कुछ और भी इसका छुपा हुआ कुछ है? अरुण जी एक सवाल। कृष्ण मोहन पांडे जी, क्या आपको लगता है कि अभिषेक 80% वालों में या 20% वालों में है? ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि 20% में कौन है। इनकम फ्रॉड टेरर से जो इनकम फ्रॉम टेरर की जो इंडस्ट्री है उससे वाले लोग हैं। अंतिम पड़ाव पर अभिषेक मैं आपको चलिए पहले आस्था तिवारी अभिषेक मैं आऊंगा पहले आस्था तिवारी आस्था यही सवाल आपसे भी है, यही सवाल आपसे भी। जब विकास की बात करती है तो मुझे बस एक ही उदाहरण याद आता है कि किस तरीके से इनको इतना विकास कर दिया है उत्तर प्रदेश में कि इन्हें पोस्टर में, विज्ञापनों में छापने के लिए दूसरे राज्यों से और दूसरे देशों से बिल्डिंग और पुल उधार लेने पड़ रहे हैं। हमने दुनिया के बेहतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा दिए, 5 एयरपोर्ट बनवाए, 5 हाईवे बनवाए। मानवाधिकार हनन के मामले में पिछले 3 साल से लगातार उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है, और यही योगी सरकार है कि जब उत्तर प्रदेश में ये लोग राज कर रहे हैं और ये अपराध की बात करते हैं तो 3 साल से टॉप कर रहा है उत्तर प्रदेश में। तो अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने कार्य किया है सरकार के अन्याय के खिलाफ, जनता के हित के लिए, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रही है जो खड़ी रही है उनके साथ, उनकी आवाज बुलंद करती रही है। चलिए ठीक है अभिषेक, यही सवाल आपसे, क्यों चुने केवल 20 सेकंड में, क्यों सपा को चुने जनता और क्यों सपा में विश्वास दिखाए? देखिए आप सब ने देखा कि कैसे बिजली के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2016 में तकरीबन 57,437 करोड़ रुपए की लागत से 33,000 मेगावाट की तीन यूनिट दी थी। उन्होंने दिया, उन्होंने दिया, लखनऊ मेट्रो उन्होंने दिया, 4 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड। लेकिन अगर इन बातों पर वोट पड़ता तो 2017 में परिस्थितियां कुछ और होती। नहीं अरुण जी देखिए, हमने के 2 लड़कों को उत्तर प्रदेश की जनता ने पसंद नहीं किया। सुन तो लीजिए, 15,000 करोड़ रुपए हमने कैंपिंग पे खर्चा नहीं किए, जो झूठे आडंबर फैलाने के लिए। फिर तो अभिषेक जी वो तो अभी भी खर्चा कर रहे हैं, फिर तो परिस्थितियां अभी भी कुछ और होंगी। चलिए संजीव जी केवल 15 सेकंड में संजीव आप समाप्त कर दें, संजीव केवल 15 सेकंड में समाप्त कर दें चर्चा को। बिल्कुल अरुण, देखिए उत्तर प्रदेश में मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम इस तरीके के मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। अरुण चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, संजीव जी, कृष्ण मोहन जी, अभिषेक जी और आस्था जी, आप सभी का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। उत्तर प्रदेश में
चुनाव अब मुद्दों पर होंगे या बयानों पर, या बयानवीर हावी होंगे या मुद्दे हावी होंगे, ये देखना है और इसको तय करना आपका काम है। आप किसे भी चुने, किसी को भी आप चुने, किसी के भी पक्ष में आप प्रचार कर रहे हो, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि वोट अपना जरूर दें, चाहे किसी को भी दें, लेकिन ये सवाल भी बना करके रखें कि मुद्दों के ऊपर कौन बात कर रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।